नमस्कार। आज जो हमारा विषय है वो नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच हुए युद्ध के बारे में है कि कैसे ब्रिटिश भारत और नेपाल के बीच युद्ध हुआ, क्या कारण थे, कितने सैनिक युद्ध में काम आए, उनकी संख्या कितनी थी, कौन कौन सेनापति किस किस की तरफ से लड़ रहे थे और सगौली की संधि क्या है, उसकी शर्तें क्या हैं और नेपाल से अंग्रेज़ों को क्या फ़ायदा हुआ, ये सारी बातें इस विषय में हम जानेंगे। तो देखिए, जब बक्सर का युद्ध हुआ था और इलाहाबाद की संधि हो गई थी, एक संधि तो मुगल सम्राट के साथ हुई थी और एक संधि हुई थी अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ। तो नेपाल के जस्ट बगल का ही राज्य है अवध, लेकिन अवध के और नेपाल के बीच में एक बफर स्टेट आता था, गोरखपुर का स्टेट। अब ये जान लीजिए, मान लीजिए ये बफर स्टेट है। बफर स्टेट मतलब कि दो राज्यों के बीच में एक ऐसा राज्य जो महत्वाकांक्षी राज्यों के बीच में हो और इनकी सीमाएं न मिलने दे रहा हो, जिससे कि एक दूसरे पर ये लोग आक्रमण न कर रहे हो। जैसे ये महत्वाकांक्षी है, ये भी महत्वाकांक्षी है, परंतु ये महत्वाकांक्षी नहीं है। ठीक है, ये महत्वाकांक्षी राज्य नहीं है और अगर ये आक्रमण करना भी चाहेगा तो पहले इस पर आक्रमण करेगा या ये इस पर आक्रमण करेगा। तो एक समय मिल जाता है लोगों को, मतलब दूसरे राज्य को समय मिल जाएगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा तैयारी कर लूँ लड़ाई के लिए। तो बफर स्टेट एक प्रकार से सुरक्षा का काम करता है, सुरक्षा राज्य होता है। तो मैंने बताया कि अवध पर एक प्रकार से नियंत्रण हो ही गया था बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों का। तो एक तो विस्तारवादी अंग्रेज, तो अवध के बगल का जो राज्य था, आज का जो गोरखपुर का आसपास का क्षेत्र, वो एक बफर स्टेट के रूप में काम कर रहा था। और नेपाल के जो गोरखा किंगडम थे वो भी महत्वाकांक्षी थे, वो भी विस्तार करना चाहते थे। अब हुआ क्या कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के तहत अपना विस्तार करना वहां शुरू किया अवध क्षेत्र से। तो हुआ क्या कि एक विवादित क्षेत्र था वुडवल, वहां तक ये जा पहुंचे। इस पर विवाद हो गया, सीमा विवाद हो गया। सीमा विवाद हुआ किस पे? नेपाल और ब्रिटिश भारत के बीच में, कि ये वुडवल क्षेत्र हमारा है, यहाँ से आप हटिए, आप एक प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण कर दिए हैं, आप इसका जो है अतिक्रमण कर रहे हैं अगर। तो अंग्रेज कहाँ रुकने वाले थे? ऐसे में इस पे हो जाता है युद्ध। और प्रथम आंग्ल जो नेपाली युद्ध है वो इसी के कारण होता है। मतलब पूरा नेपाली और ब्रिटिश भारत के बीच में जो युद्ध होता है ब्रिटिशों के बीच में, वो इसी क्षेत्र के लिए होता है, इस विवादित क्षेत्र के लिए। तो दोनों लोग अपना अधिकार क्षेत्र बता रहे थे, नेपाल भी बता रहा था और ब्रिटिश तो बता ही रहे थे। अब विवाद उत्पन्न हुआ। 1814 से 1816 तक ये युद्ध चला और इस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। ये लॉर्ड हेस्टिंग वारेन हेस्टिंग नहीं है, ये दूसरे एक लॉर्ड हेस्टिंग आए हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, थोड़ी सी स्थिति और स्पष्ट हो जाए इसके लिए मैं थोड़ा सा मैप में आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए, मानचित्र जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का मानचित्र है, ठीक है। ये जो है 1801 का मानचित्र है और ये रहा आपका अवध, जिसमें बहराइच, गोंडा, फैजाबाद ये सारे ज़िले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये गोरखपुर, बस्ती ये इलाका नहीं आता था और यही जो है बफर स्टेट का काम कर रहा था। भाई देखिए, ये नेपाल है, आप सब समझ रहे होंगे कि ये नेपाल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई सीमा विवाद नहीं थी, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत हुई कि यहाँ पर विस्तार करते करते ये सब लोग वुडबल पहुँच गए थे
और बुडबल को ही लेकर सीमा विवाद हुआ था। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि बफर स्टेट कौन सा क्षेत्र कहलाएगा आज का। ये जो बस्ती और गोरखपुर का इलाका है यही बफर स्टेट था, नेपाल और अवध के मध्य। और अवध में ब्रिटिश लोगों का जो है नियंत्रण था ही। हालांकि ब्रिटिश भारत में मिलाया नहीं गया था अवध को, लेकिन नियंत्रण था, रेजिडेंट वहाँ पे रहते थे। अब देखते हैं कि नेपाल और ब्रिटिश भारत के तरफ से कितने सैनिक लड़े और कौन कौन से सेनापति इन दोनों के तरफ से लड़े थे, और क्या कारण था कि अंग्रेज जीत गए बाद में। देखिए, अंग्रेज बहादुर रहे होंगे, बात की बात है, लेकिन उनके पास संख्या बल बहुत ज़्यादा था। और देखिए, संख्या होना भी एक प्रकार की क्वालिटी होती है, एक प्रकार की विशेषता होती है। भले सैनिक उतने कारगर ना हो, उस हिसाब से वहाँ पर जो है नेपाल के क्षेत्र में लड़ाई ना कर पा रहे हों, लेकिन संख्या ज़्यादा होने के कारण एक तो नेपाली गोरखाओं का मनोबल टूट ही रहा था कि हाँ, संख्या बहुत ज़्यादा है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हमारे पास उतने सैनिक नहीं है। तो बाद में होता क्या है कि हार मान के नेपाली लोग जो है वो क्या करते हैं, वो संधि कर लेते हैं सुगौली की। तो देखिए, 40,000 की सेना लेकर ब्रिटिश भारत घुस गई इस युद्ध में, और 12,000 की सेना लेकर नेपाल के गोरखा सामने आए युद्ध में। शुरुआती 1 वर्ष नेपाली ब्रिटिश युद्ध में ब्रिटिश सेना हारी 1 वर्ष तक, क्योंकि नया क्षेत्र था, जानकारी नहीं थी। ब्रिटिश भारत के जो सैनिक थे वो समतल भूमि पर लड़ाई करना जानते थे, पहाड़ी इलाके पर वो युद्ध नहीं किए हुए थे। और गोरखा तो भाई पहाड़ी इलाकों में लड़ाई करने के लिए तो जाने ही जाते हैं। तो यहाँ पर हार रहे थे 1 साल तक। अंग्रेज कमांडरों की यहाँ पर मृत्यु भी होती है, कई अंग्रेज कमांडर मारे जाते हैं, परंतु अंत में ब्रिटिश ही इस युद्ध को जीतकर समाप्त करता है, संख्या बल के वजह से। संख्या बल एक प्रकार से अपने आप में एक क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है किसी भी सेना की। भले वो कमज़ोर हो या उसको उस क्षेत्र का पता ना हो कि हाँ किस तरह से युद्ध लड़ना है, लेकिन संख्या बल के आगे भी कई देशों की सेनाएं जो हैं वो हार मान लेती हैं। क्यों मान लेती हैं? क्योंकि उनका मनोबल कहीं ना कहीं टूटता रहता है कि हाँ, हमारे पास कम सैनिक हैं। अब कहाँ 12,000 के सैनिक और कहाँ 40,000 के सैनिक। तो आप समझ रहे होंगे ये बात। अब देखिए, ब्रिटिश कमांडरों के नाम थोड़ा हम जानें तो जनरल गिलेस्पी, मेजर जनरल मांटीडेल, कर्नल निकल्स, आक्टर लोनी, ये लड़े थे ब्रिटिश के तरफ से। और नेपाली सेना नायक थे अमर सिंह थापा, रणजोर सिंह थापा, भक्ति थापा, ये 3 प्रमुख हैं। अब आगे चलते हैं। नेपाल की हार के बाद सुगौली की संधि होती है। दोनों ने एक दूसरे के शक्ति का भान कर लिया था, एक दूसरे के शक्ति का मजा चख लिया था, मतलब स्वाद चख लिया था बहुत अच्छे से कि हाँ, हमारा भी भारी नुकसान होगा और तुम्हारा भी भारी नुकसान होगा। कहा यह जाता है कि मराठों से और मैसूर राज्य से जितनी लड़ाई करने के बाद इनका खर्चा और सैनिक मरे थे, उतना तो इनको नेपाल वार में उठाना पड़ गया, इतना क्षति। मतलब कहने की बात है, कहा जाता है ये चीज। तो नेपाल की हार के बाद सुगौली की संधि होती है 1816 में। सुगौली की संधि के शर्तों के तहत नेपाल की जो राजधानी है काठमांडू, वहां पर ब्रिटिश रेजिडेंट रखी जाएगी, मतलब कि एक सेना रखी जाएगी, सेना की टुकड़ी रखी जाएगी, उसका एक अधिकारी भी होगा जो कि भले सुरक्षा की दृष्टि से रखा गया हो, लेकिन वो आपके विदेश नीति को प्रभावित करेगा और कहीं कहीं आंतरिक नीतियों को भी प्रभावित करता ही था।
तो एक प्रकार से ये नियंत्रण सेना होती थी, नियंत्रित करने के लिए ये सेना भेजी जाती थी। ब्रिटिश रेजिडेंट कहते थे कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन ये नियंत्रित करने के लिए जाती थी। गढ़वाल कुमायूं, ये गढ़वाल कुमायूं का जो क्षेत्र है, जो कि आज का हमारा शिमला, नैनीताल, देहरादून जिन राज्यों में आता है, उत्तराखंड, हिमाचल, ये भी, तो इस सुगौली के संधि के क्षेत्र, सुगौली की संधि के अंतर्गत ही ये क्षेत्र आ गए थे। नेपाल से ले लिया गया था, ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया था इनको। तो 1/3 हिस्सा था इतना बड़ा क्षेत्र। ये नेपाल को लगभग बहुत भारी क्षति मिली है इस सुगौली संधि के कारण, और स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र जो है भारत को मिल गए। आप बाद में देखेंगे कि कई ब्रिटिश अधिकारी जो है नैनीताल, देहरादून, शिमला, यहाँ पे जाकर अपने आवास बनाएंगे, वहीं पर अपना कामकाज चलाते हैं, कार्य भी वहीं से करते हैं, क्योंकि अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आए थे, और शुरुआती समय में अंग्रेज भारत आए थे तो उनको बड़ी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि यहाँ की गर्मी वो झेल नहीं पा रहे थे। अब देखिए सुगौली संधि के अंतर्गत और क्या चीज हुई। तराई का जो क्षेत्र था बुडवल, वो नेपाल ने वहां से दावा अपना छोड़ दिया, बुडवल का। अब ये बुडवल का क्षेत्र जो है गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र में ही था। अवध राज्य हो गया, फिर इसके बाद उसके जस्ट ऊपर गोरखपुर, फिर इसके बाद आपका नेपाल। तो जो बुडवल था, तो उसी के आसपास के क्षेत्र को, गोरखपुर के आसपास के क्षेत्र को ही बुडवल माना जाता है, मतलब कि बुडवल वही उसी क्षेत्र में रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है। तो वहां से इन्होंने दावा छोड़ दिया, और सिक्किम पर से भी इन्होंने दावा छोड़ दिया। सिक्किम राज्य जो कि भारत में बाद में विलय हुआ, भारत में बाद में जो है सम्मिलित हुआ, तो सिक्किम पर भी नेपाल जो है अपना दावा ठोक रहा था। तो सुगौली संधि के कारण सिक्किम पर से भी दावा किसने छोड़ दिया? नेपालियों ने, गोरखाओं ने छोड़ दिया। अब अंग्रेजों को फायदा क्या हुआ नेपाल से? संधि की शर्तें तो हो गई, लेकिन अंग्रेजों को कुछ फायदा भी हुआ नेपाल की मित्रता से। तो देखिए, एक तो मैंने आपको बताया 1/3 का हिस्सा जो है भूमि का क्षेत्र जो है मिल गया, कुमायूं और गढ़वाल का क्षेत्र। दूसरा चीज ये मिला इनको कि सेना में गोरखा लड़ाकू जाति सम्मिलित हो गई, और ये गोरखा जो सैनिक थे, इन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के पक्ष से खूब भर के लड़ाई इन्होंने करी। ब्रिटिश भारत की तरफ से भारतीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो राजा थे, जो जिन्होंने विद्रोह का बिगुल फूका था, उनको इन्होंने धो के दौड़ा के मारने का प्रयास किया। यहाँ तक कि नेपाल जो लोग भागे थे, यहाँ से जो नेता भागे थे, नेपाल जाकर शरण ली थी, वहां से भी इन गोरखा रेजिमेंट के लोगों ने पकड़ के इनको ब्रिटिश भारत सरकार को प्रदान कर दिया था। तो ये रहा नेपाल और अंग्रेजों के बीच के युद्ध के बारे में। 2 वर्ष तक युद्ध चला और सुगौली की संधि हुई। सुगौली की संधि की शर्तें क्या थी मैंने आपको बता दिया। फायदा क्या मिला इनको नेपाल से, अंग्रेजों को, और कितनी क्षति अंग्रेजों को सहनी पड़ी, एक दूसरे का फिर बाद में सम्मान करने लगे। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में देखा। अब आगे किसी अन्य वीडियो पर, अन्य विषय पर, क्षमा कीजिएगा, अन्य विषय पर मैं बात करूंगा। तब तक के लिए आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।